अब हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मतलब पुराने समय में कास्ट के ऊपर कितना ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था और उसी वजह से सोसाइटी कितनी ज़्यादा डिवाइडेड थी। तो सोशल ऑर्डर जो कि मनुस्मृति में लिखा गया था कि किस तरह से ब्राह्मणास फर्स्ट रैंक पे रहेंगे और लास्ट रैंक पे हमेशा से शूद्रास रहेंगे जो कि अनटचेबल्स होंगे, और मतलब उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था जो कि ऑर्डर में सबसे नीचे रहते थे। और इनकी जो पोजीशंस होती थी, ऑर्डर्स की जो पोजीशन होती थी वो जन्मजात होती थी, मतलब बाय बर्थ डिटरमाइन होते थे कि ये बाय बर्थ ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मण रहेगा, ये बाय बर्थ शूद्रा है तो ये नीचे जाति का रहेगा। और इसके बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और जो ऑक्यूपेशंस है मनुस्मृति में उनके बारे में भी लिखा गया है कि इन चारों वर्णास के 4 कैटेगरीज है जो कि वर्णा की, ये क्या क्या किस तरह की ऑक्यूपेशन, आइडियल ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे। ब्राह्मणास हमेशा से मतलब ब्राह्मणास वेदा की पढ़ाई, वेदास को पढ़ेंगे और उनको टीच करेंगे, उन्हीं को पढ़कर सिखाएंगे। क्षत्रियास को लड़ाई मतलब वॉर में जाना होगा, लोगों की रक्षा करनी होगी और जस्टिस एडमिनिस्टर करना होगा। वहीं पे थर्ड नंबर पे वैश्यास जो होते थे वो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहेंगे या फिर पेस्टोरलिज्म यानी गाय कैटल ब्रीडिंग रेयरिंग में ध्यान देंगे और ट्रेड में ध्यान देंगे। वही शूद्रास जो कि सबसे लास्ट वाली होते थे, सबसे लास्ट ऑर्डर में होते थे, ऑर्डर में सबसे लास्ट नंबर पे होते थे, उनका सिर्फ एक ही काम होता था जो इनसे 3 ऊपर जो वर्णा है यानी ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्यास, इनकी सेवा करना, सर्विंग, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू शास्त्रास यानी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग क्षत्रियास ही राजा बन सकते थे। लेकिन हमने मतलब इसी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मौर्यास को देख लो, मौर्यास बाय कास्ट सबसे नीचे थे, मतलब अनटचेबल कास्ट के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया। और बताया जाता है, मतलब आज भी हिस्टोरियंस के बीच में इस बात को लेकर डिबेट होती है कि किस तरह से मतलब इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन वो एम्पायर का जो राजा था वो लो ओरिजिन से बिलोंग करता था। और अलग अलग मतलब रूलर्स थे, जैसे शाकाज हो गए या फिर उनको शाकाज हो गए जो कि सेंट्रल एशिया में रूल करते थे, उनको मतलब दूसरी लैंग्वेज में मेलेचास भी कहा जाता था, मेलेचास, जिनको बारबेरियंस यानी राक्षस की तरह कहा जाता था। और ब्राह्मण्स इनकी बहुत ज़्यादा मतलब कंडेमन करते थे इन लोगों को। और अलग अलग क्लासिफिकेशन भी था, देयर वाज अलग अलग क्लासिफिकेशन था वर्णा की तरह, जिसे हम जाति कहते हैं। आज भी हम जाति समझते हैं जाति का मतलब, और जाति का जो मतलब वाज आल्सो बेस्ड ऑन, जाति भी बाय बर्थ बेस्ड थी और इसके ऊपर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मतलब वर्णास पे मतलब 8 वर्णा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा वर्णा नहीं होंगे, लेकिन वही जाति कितनी भी हो सकती है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिज। ब्राह्मणास को मतलब जब भी ब्राह्मण्स को कोई अलग अलग ग्रुप्स के लोग मिलते जो कि उनकी सोसाइटी में हिंदुइज्म में या फिर जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग उसे अपने ग्रुप में लेकर आने के लिए वर्णा सिस्टम में डालते, एज वेल एज वो उनको जाति सिस्टम में भी डाल देते थे। उससे क्या होता था कि सोसाइटी में वो इजीली फिट इन हो जाते थे। जातिस थी जो कि मतलब मेनली जातिस मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, तो वो लोग एक सिंपल से कॉमन तरह की ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन को फॉर्म करते थे, और मतलब उनको हम श्रेणीज या फिर गिल्ड्स भी कह सकते हैं, जो कि एक श्रेणीज और गिल्ड्स में घूमते थे, रहते थे। और अलग अलग मतलब पॉपुलेशन थी जो कि अलग अलग सोशल, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन का एक पार्ट था जो मतलब सोशल प्रैक्टिसेस को जो उनकी सोशल प्रैक्टिसेस ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं थी, तो उन लोगों को वो ब्राह्मण्स मतलब जो ब्राह्मण्स के आइडियाज़ को फॉलो नहीं करता था उन्हें ब्राह्मण्स और या फिर अनपढ़ अनसिविलाइज्ड बता देते थे, या फिर जानवरों की तरह बता रखा है संस्कृत टेक्स्ट में। उन लोगों को वो जंगली कहा करते थे, या फिर वो लोग कहा करते थे जो जंगल में रहते थे और जंगल से ही अपने मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यानी जीने के लिए जंगल से ही गुजारा चलाते थे। इसी तरह की कैटेगरी हमने महाभारत में पढ़ा है, निषादा। निषादा वही कैटेगरी है जिससे एकलव्य, महाभारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिलोंग करता है, एकलव्य, जिसके बारे में हमें पता है कि किस मतलब अब हमने पढ़ा है महाभारत में एकलव्य को क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही थी,
जातिज एंड मोबिलिटीज़, यहीं पे हम बात करेंगे। हाँ, वर्नास, 4 वर्नास, इंटीग्रेशन, ये अभी हमने पढ़ लिया है। मतलब उस समय किस तरह से लो कास्ट लोगों को, मतलब निषाद कैटेगरी के लोगों को, जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स झेलने को मतलब किस तरह की वो प्रॉब्लम्स झेलते थे। जैसे कि हमने देखा एकलव्य को एजुकेशन नहीं मिल रही थी। एकलव्य को शिक्षा लेने के लिए जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने किस तरह उन्हें मना कर दिया। ब्राह्मण्स ने एक मतलब सोशल डिवाइड क्रिएट किया था। ब्राह्मण्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने कैटेगरीज बना दी लोगों के बीच में, सोशल कैटेगरीज बना दी, जैसे कि अनटचेबल कैटेगरी। और उनके लिए जो अनटचेबल्स की जो कैटेगरी हुआ करती थी, यहाँ पे लिख रखा है कि अनटचेबल की जो कैटेगरी हुआ करती थी सबसे नीचे, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। वो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ काम करते थे जो कि जिन्हें की पॉल्यूटिंग माना जाता था, जैसे कि हैंडलिंग ऑफ कॉप्सेस या फिर डेड एनिमल्स, लाशों को उठाना उनका काम हुआ करता था। और उनको, जो लोग इस तरह के काम करते थे, उन्हें चंडाल्स बोला जाता था। और मनुस्मृति में इस चंडाल्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि चंडाल को किस तरह के काम करने हैं, किस तरह से उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। और इन जो लोग अपने आप को कंसिडर करते थे कि वो लोग प्योर है, वो लोग अनटचेबल से दूर रहा करते थे। मतलब बाकी जो 3 वर्ना के लोग थे वो अनटचेबल से दूर रहा करते थे। अब हम पढ़ेंगे बियॉन्ड बर्थ एंड रिसोर्सेज, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, 4th पॉइंट है। तो जो ओनरशिप हुआ करती थी, इसके बारे में मनुस्मृति में बताया गया है कि जो मतलब पिता की जो संपत्ति होती थी वो उसके सभी लड़कों में, उसके जो सभी लड़के हैं, बेटे हैं, उनके बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, बराबर से डिवाइड हो जाएगी जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा जो होगा, मतलब उन भाइयों में जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे ज़्यादा मतलब स्पेशल शेयर दिया जाएगा प्रॉपर्टी का। और उसी तरह से वुमेंस को किसी भी तरह का शेयर नहीं मिलता था रिसोर्सेज में। हाउएवर जो वुमेंस मतलब वुमेंस को अलाउड था मनुस्मृति के हिसाब से रिसोर्स मतलब गिफ्ट या फिर रिसोर्सेज रखने का, जो कि उसको उसकी शादी के टाइम पे मिलता था, और उसको हम मतलब उसको मनुस्मृति में स्त्री धना के रूप में बताया गया है, वुमेन्स वेल्थ। और इसको मतलब इस स्त्री धन को वुमेन के बच्चे भी इनहेरिट कर सकते हैं। और मतलब उसका पति को उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा। ये भी लिखा गया है कि मतलब उसका पति उसके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी की बात हम वहीं पे कर रहे हैं कि मतलब किस तरह से वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब यही बताया जाए कि मतलब कह सकते हैं कि किस तरह से दोनों जेंडर्स को अलग अलग तरीके से रिसोर्स क्लेम करने का मौका मिलता था। सोशल डिफरेंसेस वुमेन्स और मेंस के बीच में भी बहुत ज़्यादा शार्प थे, क्योंकि देख सकते हैं मतलब किस तरह से डिफरेंसेस थे उनके रिसोर्सेज को एक्सेस करने में। वुमेन्स को रिसोर्सेज पे किसी तरह की कोई मतलब क्लेम नहीं था और वो मेंस को बहुत ज़्यादा था। और एक मतलब अलग क्राइटेरिया से देखा जाए तो मतलब फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना, मतलब हर वर्ना का मतलब वर्ना ऑर्डर जो था वो मतलब वेल्थ को कंट्रोल करता था लोगों की। वर्ना ऑर्डर लोगों की वेल्थ को एक तरह से कंट्रोल करता था, या फिर जो लोग अमीर वर्ना के थे मतलब अमीर कैटेगरी के थे वो अमीर थे, और जो गरीब थे वो शुरू से ही गरीब थे। और बुद्धिज़्म हाँ एक मतलब हम जानते हैं बुद्धिज़्म क्या है। उस बुद्धिज़्म जो टेक्स्ट थे उससे हमें पता चलता है कि 6th सेंचुरी BCE में बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसने बर्थ के स्टेटस पे मतलब बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेटस का क्लेम लेना, स्टेटस को क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए मतलब हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म में भी इस तरह के मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे कि मतलब हिंदुइज़्म में बाय बर्थ
लोगों को मतलब हिंदुज़म में देखा जाए या फिर इंडियन सोसाइटी में, ओल्ड इंडियन सोसाइटी में बाय बर्थ सब लोगों को मतलब स्टेटस मिलेगा, लेकिन बुद्धिज़्म में ये ऐसा नहीं था। और ऐसा भी था कि मतलब इसी वजह से डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, और वो उस सोसाइटी के उस डिफरेंसेस को भी बुद्धिज़्म ने एक्सेप्ट करना से मना कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो डिफरेंसेस है ये अननेचुरल है, मतलब इन्हें इंसानों ने बनाया है और ये इनफ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, ये फ्लेक्सिबल होंगे। लेकिन इस चीज़ों को बुद्धिज़्म में एक्सेप्ट किया जाता था, मतलब बुद्धिज़्म के हिसाब से ये जितने भी रूल्स है ये ह्यूमंस ने बनाया है, ये नेचुरल नहीं है। और जितने भी स्टेटस मिलते थे, मतलब स्टेटस जो भी थे वो जो क्लेम होते थे इन सिचुएशंस, मतलब मैन को जो मिलता था स्टेटस, और या फिर इनके बारे में भी मतलब जो इस तरह का स्टेटस के बारे में बता रखा है कि मैन को किस तरह से वेल्थ कलेक्ट करनी है मनुस्मृति में, उसके बारे में भी बता रखा है कि मैंस किस तरह से अपनी वेल्थ को एक्सेस कर सकता है, या फिर मैन किस तरह से अक्यूमुलेट कर सकता है अपने लिए वेल्थ। और इसी के बारे में मतलब एंशियंट तमिलक्कम के जो मतलब टेक्स्ट है, संगम टेक्स्ट से हमें एंशियंट तमिलक्कम के बारे में बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। और इस तरह की जो वैल्यूज़ ही थी वो एंशियंट तमिलक्कम में भी एक्सेप्ट चेरिश की जाती थी, फॉलो किया जाता था इसे। और अब हमारा है explaining social differences, a social contract। explaining social differences, a social contract, किस तरह के सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे उस सोसाइटी में, अभी हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है। तो अब हम यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखेंगे कि बुद्धिस्ट मतलब जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग निकाली थी सोशल इनइक्वालिटीज़ को लेकर। ऑब्वियसली उस समय मतलब हम चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरह का रिलीजन एक दूसरे की तरफ खुद मतलब अपने रिलीजन में जब किसी को मिलाना होता है तो मतलब हम दूसरे रिलीजन की खामियां निकालते हैं। तो वही बुद्धिज़्म वही कर रहा था कि हिंदुइज़्म की जो खामियां थी वो सामने रखकर वो बुद्धिज़्म की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। और इस तरह का मतलब सुता पिता का जो कि बुद्धिज़्म में एक टेक्स्ट है उसमें मिथ्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ह्यूमंस मतलब डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म, मतलब उन मिथ्स के बारे में बताया गया है सुता पिताका के बारे में, सुता पिताका के अंदर। और उन्होंने बताया कि किस तरह से मतलब सोसाइटी में जितने भी रूल्स है वो सब अननेचुरल है, इनको सिर्फ ह्यूमंस ने बनाया है। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप है वो सिर्फ ह्यूमन चॉइसेस है। और ये जो टैक्स लगता है, जो किंग जिस तरह के टैक्सेस लगाते हैं ये राजा लगाता है, ना कि ये नेचुरल ऑलरेडी नेचर का कुछ मतलब नेचुरल इस तरह से कुछ नहीं था शुरू में। और मतलब ये जो सिस्टम है ये कभी भी रिजिड नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के सिस्टम के क्रिएशन में। और ये श्योरली इस तरह का सिस्टम फ्यूचर में चेंज हो सकता है, बुद्धिज़्म का ये मानना था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम यही पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को ये अच्छे से समझ रहे हैं। और अब यहाँ पे 6 पॉइंट है हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारता, कि मतलब किस तरह से टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। तो हिस्टोरियंस थे मतलब महाभारत को किस तरह से हिस्टोरियंस पढ़ रहे थे, किस तरह से एनालाइज कर रहे थे उसके बारे में। तो हिस्टोरियंस ने क्या कहता कि अलग अलग एलिमेंट्स को एनालाइज किया है। जब मतलब अलग एनालाइज करते हैं एलिमेंट्स को, जब वो किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो जैसे कि वो किस तरह का टेक्स्ट है, किस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है इस तरह का, या फिर क्या ऑथर ने इसको लिखा है, मतलब ऑथर के बारे में जानेंगे, किस तरह का ऑडियंस इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड था, और ऑडियंस की माइंड में क्या मतलब ऑडियंस को किस तरह के ऑडियंस को माइंड में रखकर इस तरह के वर्क को कंपोज किया गया होगा। इस तरह की बातें हिस्टोरियंस अपने माइंड में रखते हैं जब भी किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। तो और
हिस्टोरियंस हमेशा इन चीज़ों पे भी ध्यान रखते हैं कि क्या पॉसिबल डेट रही होगी कंपोजिशन की, कंपाइलेशन की, कौन सी प्लेस पर इसको कंपोज या फिर कंपाइल किया गया होगा। हिस्टोरियंस के हिसाब से महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है। यूजुअली हिस्टोरियंस क्लासीफाई करते हैं महाभारत को दो पार्ट्स में। एक पार्ट को मतलब जिसमें स्टोरीज़ है, दो पार्ट में महाभारत को डिफाइन करते हैं। एक पार्ट में हिस्टोरियंस मतलब स्टोरी कंटेन स्टोरीज़ है जिसको कि नैरेटिव बोला जाता है। वही दूसरे पार्ट में प्रेस्क्रिप्शंस, सोशल नॉर्म्स लिखे गए, सोशल रूल्स लिखे गए हैं, उसको डिडैक्टिक बोला जाता है, डिडक्टिव। जनरली हिस्टोरियंस इस बात से एग्री करते हैं कि महाभारत एक ड्रामेटिक और मूविंग स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसमें डिडैक्टिक जो पोर्शन है, जो रूल्स वाला पोर्शन है, वो लेटर ऑन मतलब आगे चलकर ऐड किया गया होगा। पहले ये स्टोरी का पार्ट था, मतलब फिर बाद में स्टोरी के अंदर ही इस तरह के डिडैक्टिक पोर्शन को ऐड किया गया। जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसको, जैसे हम बोलते हैं कि वेद व्यास ने लिखा है, वो ऐसा नहीं था। उसको चैरियोटर बार्ड्स यानी जो कि सुताज होता थे, जो कि मतलब क्षत्रिय वॉरियर्स को बैटल फील्ड में लेकर जाया करते थे, और बाद में आने के बाद उनकी जो वीर गाथाएँ होती है उनको सुनाया करते थे, उनके अचीवमेंट्स को सुनाया करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे पोएम्स के रूप में, गानों के रूप में। तो ये उनकी तरफ से महाभारत का ओरिजिनल स्टोरी लिखी गई है। जो इनॉर्मस कंपोजिशन था, मतलब हम कहते हैं ना कि वेद व्यास के नाम पे जो सेज थे, ब्राह्मण जो थे, व्यासा के नाम पे इसका ट्रेडिशनल कंपोजिशन को सिर्फ एट्रीब्यूट किया गया है। महाभारत जो कि एक मेजर एपिक है, बहुत सारे मेजर एपिक्स की तरह, तो इसमें अलग अलग बैटल्स के, अलग अलग वॉर्स के, फॉरेस्ट के, पैलेसेस के, सेटलमेंट्स के बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। जो महाभारत की जो ग्रोथ है वो सिर्फ संस्कृत वर्जन तक ही नहीं थी, मतलब सेंचुरीज़, दशकों के टाइम पे और डेकेड्स के टाइम पे, सेंचुरीज़ के टाइम पे, ओवर सेंचुरीज़ ये वेरिएशन, एपिक वेरिएशन मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया, और इसके अंदर अलग अलग डायलॉग्स लिखे गए लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, और जिन्होंने इस टेक्स्ट को लिखने की कोशिश की। वहीं पे जो इसकी जो सेंट्रल स्टोरी है, जो कि एपिक की जो सेंट्रल स्टोरी है, उसको अलग अलग वेज में सुनाया गया। यही पे मतलब बात थी कि किस तरह से लैंग्वेज और कंटेंट पूरे मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता गया, अलग अलग एरियाज़ में जाते रहे, अलग अलग स्टोरीज़ अलग अलग एरियाज़ में जाती रही और चेंज होती रही। अब यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मैंने इस पूरे पार्ट को एक ही बार में समझा दिया है, और भी मतलब कुछ हो तो छूटा हो तो मैं ऑब्वियसली मैं इस चैप्टर की और भी आगे वीडियोस बनाने वाला हूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसमें वन मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें 6 मार्क्स क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन, इनमें पूरे चैप्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शो सम सपोर्ट गाइस।